नमस्कार बच्चों। आज के ई लर्निंग क्लास में हमारे चैनल से जुड़े सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा और अंतिम काल हम लोग समझेंगे। ये अंतिम काल है आधुनिक काल। इसके पूर्व आप 3 काल पढ़ चुके हैं। आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और ये जो चौथा हमारा काल है ये है आधुनिक काल, या इसे हम गद्य काल भी कहते हैं। इस काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, जो आज भी अनवरत चल रहा है। बच्चों, इस काल के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, और वो हम इसे अनेक का उप कालखंडों में बांट करके करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम संपूर्ण आधुनिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि आधुनिक काल को अन्य कई उप कालखंडों में विभक्त किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का। इस प्रकार से इस आधुनिक काल को अन्य कई उपखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। किंतु पहले हम संपूर्ण आधुनिक काल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, जो कमोबेश सभी उपकाल खंडों में दिखाई पड़ती हैं, उन सब का अवलोकन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि आधुनिक काल का आगमन कोई एकाएक घटना नहीं। इसका बीजारोपण रीतिकाल के चलते चलते ही हो चुका था। जिस समय रीतिकालीन कविता राज दरबारों की सुरा और सुंदरी जैसी विलासिताओं में लीन थी, राज दरबार के घुंघरुओं में बंद करके रह गई थी, उसी समय से धीरे धीरे हमारे यहां यूरोपीय देशों के लोगों का आगमन होने लगा था, जिनमें विशेष करके ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी आदि अनेक यूरोपीय लोग हमारे देश में आकर कहीं न कहीं व्यापार के बहाने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगे थे। लंबे समय तक तो ये व्यापार ही करते रहे। व्यापार तो उनका बहाना मात्र था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति की फूट का लाभ उठाते हुए यहां की शासन प्रणाली में अपना दखल देना प्रारंभ किया। बच्चों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के साथ ही कंपनी के शासन की नींव पड़ गई थी, और कंपनी का शासन भारतीयों के शोषण पर पूरी तरह से उतारू हो चुका था। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की अकूत संपत्ति को व्यापार के बहाने इंग्लैंड भेजना था, अपने देश को भेजना था। तो इस तरह से हमारी जनता धीरे धीरे उनके कुचक्रों में फंसती जा रही थी, उनके शोषण का शिकार होती जा रही थी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मगौरव की एक बहुत छोटी सी चिंगी उठनी प्रारंभ हो गई थी। तो ये धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक आते आते हमारे देश में एक काफी जागरूकता सी आ गई थी अंग्रेजों के शोषण से, और धीरे धीरे भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ,
उसमें हमारे कई धार्मिक आंदोलन भी पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो। तो इस तरह से अनेक धार्मिक आंदोलन चले और इन सब के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय चेतना का उदय होने लगा। इसी के साथ साथ 1857 तक आते आते देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसमें भारतीयों की हार हुई। किंतु अंग्रेज इतना जरूर जान गए थे कि अब इस देश में हम बहुत अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेंगे, और ये परिणाम था भारतीय राजनीति में धीरे धीरे एक नवीन चेतना का विकास होना प्रारंभ हुआ। इस नवीन चेतना के विकास से ही भारतीय जनमानस धीरे धीरे संगठित होने लगा था, और संगठित होकर के वह विदेशी ताकत को जड़ से उखाड़कर फेंक देने के लिए कृत संकल्प हो रहे थे। किंतु 1857 के इस संग्राम की विफलता के कारण देश में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। अब कंपनी शासन का अंत हो गया था और सीधे हमारा देश महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। किस तरह से विक्टोरिया के शासन से मुक्ति मिले, इसी के लिए अब हमारे यहां अनेक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनैतिक आंदोलन उठ खड़े हुए, और वह सभी किसी न किसी रूप में हमारे साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो हमारे यहां एक तरह से पुनर्जागरण का जो युग आया, इसी पुनर्जागरण के कारण ही आधुनिक युग का एक परिवर्तन आया। अब कविता राज दरबार की बंदिनी नहीं थी, अब कविता आम जन के स्वच्छंद भावनाओं का उद्गार थी। अब कविता केवल रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों में नहीं रह गई थी, बल्कि जनमानस के हृदय में विचरण करने वाली स्वच्छंद भावनाओं, स्वच्छंद कल्पनाओं का उद्गार बन गई थी। तो हमें यह देखना है कि इस आधुनिक काल में वो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जो उभर करके सामने आती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल की कोई दो विशेषताएं या दो प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, और दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि आधुनिक काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं बताइए। तो इस तरह से इन दो प्रश्नों पर हम विशेष ध्यान देंगे। ये बहुत व्याख्या करना उपयुक्त नहीं होगा, समय अभाव भी रहता है, क्योंकि ये वीडियो अधिकतम 20 मिनट की ही बन पाती है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं आधुनिक काल की, आधुनिक कालीन साहित्य की कौन सी प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक कालीन साहित्य, विशेष करके ये आप कह लीजिए पद्य, वैसे दोनों में मिलती हैं। आधुनिक कालीन साहित्य यानी पद्य की प्रवृत्तियां। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहली हमारी प्रवृत्ति दिखाई देती है वो है सामाजिक चेतना का विकास, या राष्ट्रीय चेतना का विकास आप कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय चेतना का विकास। और जो दूसरी है, जो हमारी दूसरी विशेषता दिखाई पड़ती है, दूसरी प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो इस काल की है समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना। और तीसरी बात जो
विशेष करके दिखती है वो है सामाजिक यथार्थ का चित्रण होने लगा था। सामाजिक यथार्थ से हमारा तात्पर्य है कि उस समय जनमानस पर कविता लिखी जाने लगी थी। सामाजिक यथार्थ का चित्रण इसके साथ जो हम चौथी विशेषता देखते हैं वो चौथी विशेषता हमारी होती है क्रांति की भावना। लिखते चलते हैं, क्रांति की भावना। इसे विद्रोह का स्वर भी कह सकते हैं। लोगों के अंदर एक विद्रोह धीरे धीरे फूटने लगा था। वह किस तरह से अंग्रेजों को के कुचक्र से छुटकारा पावे, इसके लिए वह कृत संकल्प हो गए। मानवतावाद। अगली जो विशेषता हम देखते हैं वो है मानवतावाद। और एक और विशेषता आप विशेष करके देखेंगे, प्रकृति चित्रण। अभी भी कुछ ऐसे कवि थे जो पुरानी परंपरा को अपना रहे थे। प्रकृति चित्रण। साथ ही एक जो सबसे बड़ी विशेषता इस काल में हमें देखने को मिली, आधुनिक काल में, वो ये थी कि ब्रज भाषा से अब खड़ी बोली में काव्य रचना होनी प्रारंभ हो गई थी। खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली में काव्य रचना। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं थी जो संपूर्ण आधुनिक युग में दिखाई देती हैं। इसमें किसी एक युग की नहीं कि ये भारतीय युग की है या ये द्विवेदी युग की है या किसी विशेष युग की है। ये जो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं ये लगभग भारतीय युग से लेकर और अब तक सभी रचनाओं में हमें समान रूप से देखने को मिलती है। तो आप सब इन सबको अवश्य नोट कर लेंगे। साथ साथ चूंकि हमारा बोर्ड छोटा है, हमें अभी कवि के बारे में भी जानकारी देनी है। कवि कौन हुए हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लें। हम 1 मिनट का आपको समय दे रहे हैं, इस समय नोट कर लें और फिर हम इसे मिटा करके आधुनिक काल के कवि और उनकी रचनाएं बताते हैं। इसे नोट कर लीजिए। बच्चों, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अतः अब हम इसे मिटा करके आधुनिक काल के प्रमुख कवियों के बारे में बताएंगे। ये हो गई आपकी प्रवृत्तियां। आधुनिक काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें देखिए कौन से प्रमुख कवि हुए हैं। हम भारतीय युग से लेकर के और अद्यतन तक के, नई कविता तक के कवियों के नाम आपको देंगे। कम से कम एक प्रतिनिधि कवि का नाम हम आपको अवश्य देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यदि भारतीय युग के किसी कवि को लें तो सबसे पहले कवि हमको मिलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का अग्रदूत भी कहा जाता है। जहां गद्य में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है,
वहीं पद्य साहित्य के इतिहास में इन्हें भारतीय साहित्य का अग्रदूत भी बताया जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना है प्रेम फुलवारी। वैसे ये प्रेम फुलवारी इनकी भक्ति और श्रृंगार से संबंधित रचना है। इस पर रीतिकालीन मुलम्मा हमें देखने को मिलता है। दूसरे कवि के रूप में यदि हम देखें तो ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से माने जाते हैं। ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध इनका उपनाम है, जगह कम होने के कारण नहीं लिख रहे हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनको हिंदी खड़ी बोली काव्य का जनक कह सकते हैं। इन्हें हिंदी खड़ी बोली काव्य की पहली रचना यानी पहला महाकाव्य खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है, और वह महाकाव्य है प्रिय प्रवास। वैसे कई रचनाएं इनकी हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, इस तरह से कई रचनाएं। और रस कलश, रस कलश इनकी ब्रज भाषा में है। बच्चों सभी को लिखने का स्थान नहीं है, उतना समय भी नहीं रहता है, इसलिए हम एक विविध हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा होने के बाद एक विविध के नाम से वीडियो डालेंगे, जिसमें विशेष चर्चा करेंगे कवियों और उनकी रचनाओं पर। तो ये प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। हम यहां लिख देते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ध्यान और क्या है, सुनहरे सवाल। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो आधुनिक काल के प्रमुख कवि थे उन कवियों को और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमें ये देखना है कि इस पे और भी कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, एक भ्रम पैदा करने वाला प्रश्न है। खड़ी बोली का महाकाव्य और हिंदी का महाकाव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हम यहां पर स्पष्ट कर दें, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली का जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। सॉरी, खड़ी बोली का महाकाव्य ये जो हमने लिखा है यहां पर आगे लिख दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास। और हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त की यह भारत भारती रचना भी बहुत महत्व रखती है। इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ये भारत भारती रचना देश प्रेम से अनुप्राणित है। उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने का प्रयास किया गया है और यही कारण था कि अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था, इस पर रोक लगा। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। इस तरह से आप देख रहे हैं। और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी जो नई कविता के पुरोधा भी हैं और प्रयोगवादी कवि भी हैं। इनके द्वारा रची गई कितनी नावों में कितनी बार ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें कुछ नए कवि भी हैं, छायावादी कवि भी हैं, भारतीय युग के भी कवि हैं और द्विवेदी युग के भी कवि हैं। पहले कवि जहां तक हमारा संबंध है भारतीय युग से हैं। नीचे के दो कवि जो आप देख रहे हैं वो द्विवेदी युग के हैं
तो उसके बाद के जो दो कवि हैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद में मिलेंगे आपको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे ये प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी हैं और कह सकते हैं आपकी नई कविता में भी हैं। तो नीचे के जो तीन हैं इनमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, सभी युगों में आप इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।